हेलो, वेलकम टू द चैनल ऑफ राइज अप एकेडमी। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले इसमें आप देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो कोई आपका एक सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म होके यानी उसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, मेनली केमिकल चेंजेस। तो कोई एक सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंजेस आते हैं, उससे वो सब्सटेंस नया बन जाता है। मतलब उसके जो बॉन्ड थे, कुछ बॉन्ड उसके टूट जाते हैं, कुछ बॉन्ड उसमें नए बन जाते हैं। और जो उसकी प्रॉपर्टी है नए सब्सटेंस की, वो पहले वाले सब्सटेंस से मैच नहीं करती, कुछ अलग केमिकल प्रॉपर्टी होती है उसकी। तो ऐसे प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। कि एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगी और वो उससे नया सब्सटेंस बन गया जिसकी प्रॉपर्टी प्रीवियस वन से अलग है। तो उसको क्या बोलते हैं आप? केमिकल रिएक्शन। अब जो केमिकल रिएक्शन होगी उसके अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं। मीन्स उसकी जो कंपोजिशन है, साइज वगैरह है, जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, उसके अंदर चेंजेस आते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल में देखते हैं। अब इसमें एग्जांपल में है कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब इसमें देखो आपके जो H2 है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी होती है कि वो जलती बहुत तगड़ी है, वो फायर बहुत ज्यादा आसानी से पकड़ती है। बिल्कुल। ऑक्सीजन की क्या होती है? ऑक्सीजन कंबशन करवाती है, यानी इसकी हेल्प से ही क्या होता है, जो कंबशन है वो होता है। लेकिन इन दोनों के अपोजिट जो वाटर है H2O, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि आग को शांत कर देता है, आग को बुझा देता है। तो H2 की प्रॉपर्टी कुछ थी, फायर से रिलेटेड, O2 की कुछ थी, लेकिन जो H2 है उसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से अलग है। मीन्स जो एक नया सब्सटेंस बना है H2O, H2 और O2 से, उसकी प्रॉपर्टी इनसे अलग है। इसका मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है अपनी। ठीक है। अब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है। मतलब एटम्स आपस में दोबारा एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं। रीअरेंजमेंट, दो या दो से ज्यादा जो रिएक्ट करते हैं सब्सटेंस उनके बीच में, जिससे फिर एक नया सब्सटेंस बनेगा जिसकी प्रॉपर्टी लगभग पूरी की पूरी डिफरेंट होगी इनसे। जैसे कि H2 की प्रॉपर्टी ना ये ऑक्सीजन के साथ मैच करती, ना ये H2 के साथ मैच करती। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद जो आपके जो रिएक्शन है जिसके अंदर जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको आप बोलते हैं रिएक्टेंट। उनको आप क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। कि जो H2 है और O2 है, ये क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन के अंदर, ये पार्ट ले रहे हैं रिएक्शन में। इनको बोलते हैं रिएक्टेंट। कि आपकी इनपुट है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, तब भी आपका एक नया प्रोडक्ट बनेगा। और जो केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट होता है, मतलब आपस में रिएक्ट करने के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है, उसको हम बोलते हैं क्या? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं उसको अपन? प्रोडक्ट। जैसे कि इसमें दिखा भी रखा आगे कि आपका रिएक्टेंट क्या होता है कि वे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्ट लेते हैं, मींस पार्टिसिपेट करते हैं, एज ए इनपुट यूज होते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो प्रोडक्ट क्या होते हैं कि वे वो नया सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट होता है। कि केमिकल रिएक्शन जब अपनी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जो चीज बनती है वो आपका क्या है? प्रोडक्ट। जैसे इसमें एग्जांपल भी दिखा रखा है पिक्चर में कि आपका जो सोडियम था और आपका जो क्लोरीन था, ये दोनों आपके क्या थे? रिएक्टेंट थे, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया रिएक्शन के अंदर। और आपका जो प्रोडक्ट क्या बना इन दोनों से? NaCl, जिसको कॉमन सोल्ट बोलते हैं, नमक बोलते हैं वो। अब जो सोडियम की प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जब ये पानी के साथ टच करेगा तो एक्सप्लोड हो जाता है, मीन्स ये फायर कैच कर लेता है। जो क्लोरीन है, ये आपका एक केमिकल वेपन यूज होता है। तो इनकी प्रॉपर्टी कुछ अलग थी, लेकिन जैसे ही कंबाइन हो NaCl, ये क्या करता है? नमक, जो कि टेस्ट प्रोवाइड करता है खाने में। तो जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से बिल्कुल ही अलग होगी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जैसे और कि मैग्नीशियम रिबन है। जैसे अब मैग्नीशियम रिबन है जो, वो उसकी जब वो जलेगा, जब उसकी बर्निंग होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये आपके दोनों क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों के दोनों रिएक्टेंट है। लेकिन इन दोनों के आपके रिएक्शन करने के बाद क्या बन जाता है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं, MgO। जब भी मैग्नीशियम रिबन को आप हीट करेंगे तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेगा, एयर की प्रेजेंस में। तो वो क्या करता है? डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, वो व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करता है और एक पाउडर बना देता है। उस पाउडर का नाम क्या है जो इसमें आपको दिख रहा? MgO। और कैसे कलर का पाउडर है ये आपका है व्हाइट कलर का। तो क्वेश्चन आ जाता है कि जो MgO है वो कैसे कलर का पाउडर होता है? तो कैसे कलर का पाउडर होता है वो आपका
व्हाइट कलर का। ठीक है। अब जो केमिकल चेंजेस है, जैसे कि आप आसपास अपने देखते भी केमिकल चेंजेस, तो इसमें देखिए बर्निंग ऑफ वुड, जो लकड़ी जलती है उसमें केमिकल चेंज हो रहा है आपका। रोटिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फ्रूट्स है वो सड़ जाता है, उसमें भी केमिकल चेंज है। बेकिंग है केक, केक को बेक कर रहे आप, वो भी केमिकल चेंज है। रस्टिंग मेटल, की जो मेटल की कोई चीज है उसके जंग लग जाता है, वो भी। बैटरी यूज कर रहे हैं, वहाँ पे भी केमिकल चेंज है। डाइजेशन, शोरिंग ऑफ मिल्क, फायर प्रोडक्शन, फायर वर्क एक्सप्लोडिंग, या फिर एग को कुक कर रहे हैं आप, या फिर फोटोसिंथेसिस है। तो सारे के सारे आपको क्या है कि जो डेली लाइफ में अपने को दिखते हैं, ये अपने सारे के सारे केमिकल चेंज है। अब जो केमिकल रिएक्शन है उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है, जिसकी हेल्प से अपने को आराम से पता चल सकता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। तो जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज होती है केमिकल रिएक्शन के अंदर, उसको आप कुछ फीचर्स होते हैं, मतलब कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है जिसको आप आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि जैसे ही कोई केमिकल रिएक्शन होगी वहां पे कोई गैस प्रोड्यूस होगी। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, कि कोई भी अगर रिएक्शन होती है तो वहां पे प्रेसिपिटेट भी बन सकता है। प्रेसिपिटेट आपका क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि इनसोल्युबल होता है पानी में, पानी के अंदर इनसोल्युबल होता है। ठीक है। चेंज इन कलर, की क्या पता कोई दो चीजों को मिलाने से वहां पे कलर के अंदर चेंजेस आ जाए, तो वहां पे भी केमिकल रिएक्शन हो सकती है। टेम्परेचर के अंदर चेंज आना, या फिर स्टेट के अंदर चेंज आना। तो जब भी आप कोई दो सब्सटेंस को आप क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि कोई एक गैस इवोल्व होगी, इसका मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है। अब एक एक करके इन कैरेक्टरिस्टिक्स को आप देखते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि जैसे कि मैंने बताया था कि आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें से एक ये भी है इवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे कि जिंक मेटल, आपका जिंक जब आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। अब जो ये हाइड्रोजन गैस है यहाँ पे ये प्रोड्यूस होगी, इवोल्व होगी, इसका मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। तो इसके हेल्प से आप बता सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। Na2SO3 है जो सोडियम सल्फाइड, और HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या क्या बनेगा, NaCl बनेगा, साथ में वाटर बनेगा, और साथ में SO2 गैस। अब SO2 गैस आपकी इवोल्व होगी, यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, तो अपने को पता चल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। और आपका Na2S है सोडियम सल्फाइड, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड साथ रिएक्ट करेगा तो NaCl बन जाएगा, साथ में H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन जाएगी। तो इससे भी अपने को पता चल जाएगा यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। तो ये थी आपकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर आप बात करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हो कि इसमें एक ऐसा सब्सटेंस है जो पानी के अंदर घुल नहीं रहा है, जो सॉल्यूशन में डिजोल्व नहीं है, सॉल्यूशन से अलग है। तो ऐसा सब्सटेंस जो कि वाटर के अंदर इनसोल्युबल होता है, पानी में सोल्युबल नहीं होता, जो जो नीचे बैठ जाएगा सॉल्यूशन से अलग, उसको आप प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जो कि इसमें लिख भी रखा है कि एक सॉलिड प्रोडक्ट जो कि पानी के अंदर इनसोल्युबल है। अब कोई भी अगर आप दो सब्सटेंस है उनको अगर आप मिक्स कर देते हैं, जैसे कि लेड आयोडाइड है, सॉरी लेड नाइट्रेट है, उसको अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ आप क्या कर दे, रिएक्ट कर दे, तो पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, यहाँ पे आपका पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है, और साथ में लेड आयोडाइड बन जाता है। अब जो आपको दिख रहे हो कि इसके अंदर आपका पोटेशियम नाइट्रेट था, जिसने क्या किया, KI पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया। तो इन दोनों के रिएक्शन के बाद क्या हुआ, आपका जो KNO3 था, पोटेशियम नाइट्रेट था, वो तो यहाँ पे ठीक है सोल्यूशन में, लेकिन आपका जो लेड आयोडाइड था PbI2, ये आपका नीचे बैठ गया प्रेसिपिटेट बन के। और जो लेड आयोडाइड है इसका कलर कैसा होता है, ये आपका येलो कलर का होता है, येलो PPT मतलब प्रेसिपिटेट, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है, कोई चीज नीचे बैठ जाए, तो अपने को पता चल जाएगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन आपकी हुई है। या फिर अगर आप कोई और देखें एग्जांपल, तो ये देखो Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट है, जो वो अगर वो बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो होगा क्या, एक तो NaCl बन जाएगा जो कॉमन सोल्ट होता है, नमक होता है अपना, एक साथ में बन जाएगा BaSO4। अब आपको इसमें दिख रहे होंगे BaSO4 के कुछ क्रिस्टल्स जैसे दिख रहे होंगे आपको, कि जो कि पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं है। तो बैरियम सल्फेट है, उसके व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं जो कि पानी के अंदर घुलते नहीं है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लेड आयोडाइड का जो प्रेसिपिटेट बना है, लेड आयोडाइड किस कलर का होता है,
तो ये आपका येलो कलर का होता है, और जो आपका बेरियम सल्फेट है वो किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का। क्लियर दूसरा। उसके बाद थर्ड आपका आता है चेंज इन कलर। तो अगर आपने मान लो कि दो रिएक्टेंट अपनी ए और बी, मान लो कि मेरा दो रिएक्टेंट है ए और बी, जो ए है उसका कलर मान लो रेड है, अगर बी के मिलाने से उस सॉल्यूशन के अंदर जो कलर है वो रेड ना रहे, मान लो कोई और कलर हो जाए, जैसे मान लो बाई चांस ब्लैक हो जाए, इसका मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे कि एग्जांपल देखो इसमें, कि अगर आपका सीट्रिक एसिड है जो कि खट्टे फलों में मिलता है, सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है, लेमन वगैरह में, तो सीट्रिक एसिड है और पोटेशियम परमैंगनेट है। अब पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होता है पर्पल कलर का। जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसका कलर कैसा होता है आपका, पर्पल कलर का। KMnO4 इसको बोलते हैं आप, पोटेशियम परमैंगनेट। अब इसका पर्पल कलर है, अगर आप इसमें सीट्रिक एसिड मिला देते हैं तो इसका जो पर्पल कलर है वो किस में चेंज हो जाएगा, कलरलेस में। किस में चेंज हो जाएगा, कलरलेस में। तो सीट्रिक एसिड के मिलाने के बाद पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का जो पर्पल कलर है वो कलरलेस में चेंज हो जाता है। इसका मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है, अपने को पता चल जाएगा। और अगर आप बात करते हैं, जैसे कि आपका CuSO4 का सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, ये आपका कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। लेकिन अगर आप इसके अंदर आयरन ने जो अपनी कील बोलते हैं जिसको आप, अगर आप इसके अंदर वो ऐड कर देते हैं तो ये कुछ टाइम के बाद इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो जाएगी और जो सोल्यूशन है वो FeSO4 बन जाएगा, और कॉपर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। पहले सोल्यूशन का कलर आपका कैसा था, ब्लू कलर का था, लेकिन बाद में कैसे कलर का हो गया, वो ग्रीन कलर का हो गया। अगर सोल्यूशन का कलर चेंज हो गया इसका मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है, सिंपल सी बात है। ठीक है। अगर और कोई एग्जांपल अपने को देखना हो तो वो ये एग्जांपल है कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर से SO2 गैस अगर आप पास कर देते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट से सल्फर डाइऑक्साइड गैस आप पास कर देते हैं, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो ऑरेंज कलर है वो ऑरेंज कलर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो ऑरेंज कलर आपका ग्रीन कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपके अलग अलग इसमें एग्जांपल्स थे जो कि पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट का कलर किस में चेंज हो जाता है, किसके मिलाने से वो चेंज हो जाता है। सेम ऐसे ही कि डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसका ऑरेंज से ग्रीन कलर हो जाता है, कौन सी गैस ऐड करने पर, SO2 गैस। तो आपको याद करना पड़ेगा। फिर आपका आगे आता है चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के चेंज होने से कुछ केमिकल रिएक्शन की करेक्टरिस्टिक्स होती है कि उनके अंदर टेम्परेचर का चेंज होता है। जैसे कि मान लो आपका, एक मिनट रुको ना, वेट करो। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि टेम्परेचर के अंदर चेंज आ जाता है कुछ केमिकल रिएक्शंस के अंदर। तो जैसे कि एग्जांपल इसके अंदर CaO प्लस H2O गिव्स CaOH की होल ट्वाइस प्लस हीट, कि जो आपका CaO है जिसको हम क्विक लाइम भी बोल देते हैं, लाइम भी बोल देते हैं सिंपली, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड भी बोल देते हैं, तीनों नाम इसी के हैं। पेपर में क्या पता आपसे कौन सा नाम पूछ ले, तो आपको ये याद करने पड़ेंगे। तो जो CaO है, जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, अगर उसके अंदर पापा वाटर के साथ रिएक्ट करवा देते हैं उसको, तो आपका क्या बन जाता है, CaOH की होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। तो इन दोनों के ऐड करने पे क्या हो जाएगा, आपका एक तो ये बन जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में आपकी हीट एनर्जी रिलीज होगी जो कि उस सॉल्यूशन के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है। अगर सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया इसका मतलब वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। जिस भी आप बीकर के अंदर वो केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, या जो भी कंटेनर वगैरह जो भी होगा, उसका जो टेम्परेचर है वो आपका इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। इस केस में चेंज इन टेम्परेचर वाले केस में तो जो रिएक्शन है इसके अंदर तो आपका इंक्रीज हो रहा है इस केस में तो। ठीक है। तो आपका ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था इसके भी अलग अलग नाम है, इसको स्लेक्ट लाइम के नाम से भी जाना जाता है, मिल्क ऑफ लाइम के नाम से भी, लाइम वाटर के नाम से भी, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी। तो ये इसके आपके अलग अलग नाम है, तो आपको इन दोनों के नाम याद करने पड़ेंगे। जैसे कि और कोई रिएक्शन अगर आप बात करते हैं, तो जो H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक एसिड, अगर आपका वो किसके साथ रिएक्ट करे, NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपका Na2SO4 बन जाएगा, साथ में आपका वाटर बन जाएगा, और जो रिएक्शन होगी ये इसके अंदर हीट एनर्जी रिलीज होगी, जिससे आपका जो टेम्परेचर है
बीकर का वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स थी चेंज इन टेम्परेचर की। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो अगला आता है चेंज इन स्टेट, स्टेट के अंदर चेंज आना। अब जैसे कि अपने एक रिएक्शन की थी एग्जांपल में फर्स्ट स्लाइड में कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O, कि जो आपका हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है आपस में रिएक्ट करके वो पानी बना देते हैं, H2O होता है। तो आपकी जो H2 है वो भी गैस है, आपकी O2 है वो भी गैस है, लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के रिएक्ट करने पर आपका जो वाटर बन रहा है H2O वो आपका लिक्विड है। तो इन स्टेट के अंदर चेंज हो गया, इसका मतलब वहाँ पे आपकी केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो ये इसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थी। इसमें अगर किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो। उसके बाद आपका फिर आता है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या होती है कि जो आपकी केमिकल रिएक्शन है उसको सिंबल्स और फॉर्मूले है, जो सब्सटेंस के जो एलिमेंट उसके सिंबल्स और जो सब्सटेंस है उसके अंदर यूज हो रहा है फॉर्मूले की हेल्प से रिप्रेजेंट करना। जैसे कि आपका ये था जिंक था, जिसने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनेगी आपकी। अब इसको अगर आप ऐसे तो नहीं लिख सकते, अगर इसको जिंक को आप इसके सिंबल से, सल्फ्यूरिक एसिड को इसके फॉर्मूले से ऐसे रिप्रेजेंट करें तो उसको आप केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं। जैसे कि जिंक है, जिंक को Zn से रिप्रेजेंट कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 से रिप्रेजेंट कर दिया, जिंक सल्फेट को ZnSO4 से और हाइड्रोजन को H2 से। तो केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल्स और फॉर्मूले की हेल्प से रिप्रेजेंट करना, उसी को आप क्या बोल देते हैं, केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, अब जो केमिकल इक्वेशंस है वो भी दो तरीके की होती है, एक होती है बैलेंस्ड, एक होती है अनबैलेंस्ड। अब सबको पता है, एक आपने लॉ पढ़ा हुआ, आप लगभग 6th-7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि ये बोलता है कि जो आपका मास है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, कि अपना जो मास है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता। मतलब जितना मास है वो उतना का उतना कंजर्व रहेगा। सिंपली क्या बात है आपका कि जो रिएक्टेंट का जितना भी मास है उतना ही प्रोडक्ट के अंदर भी आएगा मास में, जितना मास रिएक्टेंट में होगा उतना ही आपका क्या होगा, प्रोडक्ट का मास होगा। तो ये आपका लॉ ऑफ जनरेशन ऑफ मास डिफाइन करता है, और इसी लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए अपने को आपकी जो केमिकल इक्वेशंस है उसको बैलेंस करना पड़ता है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सी होती है कि वो इक्वेशन जिसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है एलिमेंट के वो रिएक्टेंट में भी उतने हैं वो जितने प्रोडक्ट के अंदर है। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर आपके जो नंबर ऑफ एटम्स है वो इक्वल हो, जिससे उनका जो मास हो वो भी इक्वल है। जैसे कि एग्जांपल देखो इसमें Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अगर आप बात करें रिएक्टेंट के अंदर तो रिएक्टेंट में मैग्नीशियम आपका एक ही एटम है, लेकिन ऑक्सीजन के आपके दो एटम है। अगर वही बात आप प्रोडक्ट की साइड करें तो मैग्नीशियम का एक एटम है Mg और ऑक्सीजन का भी एक ही है। लेकिन आप तो बोल रहे थे कि मास है उसको ना क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता, तो फिर तो दिक्कत आ गई। तो इसलिए आप क्या करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऑक्सीजन बैलेंस होगी, तो मैंने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया इसको तो आपका ऑक्सीजन तो 2 होगी, लेकिन इसमें मैग्नीशियम भी अब डबल हो गया। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस मैग्नीशियम को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो रिएक्टेंट की साइड है। तो ये लो, अब ये आपकी जो रिएक्शन है वो आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड रिएक्शन आपकी है कि 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। अब मैग्नीशियम भी इस साइड 2 है, इस साइड भी 2 है, ऑक्सीजन 2 है, इस साइड भी 2 ऑक्सीजन है, सीधी सी बात है। तो ये आपकी क्या होगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आगे कुछ केमिकल इक्वेशन दे रखी है जिसको आप लोग भी करोगे, इसमें से एक मैं करवा देता हूँ, बाकी आप लोगों को करनी है। तो जैसे कि आप ये देखो, अब इसमें क्या है, रिएक्टेंट की साइड तो आपका जो आयरन है वो 1 है, ऑक्सीजन आपके कितने हैं, 2 है। ठीक है, लेकिन अगर वही आप प्रोडक्ट की साइड बात करें तो आयरन आपके 3 है और ऑक्सीजन आपकी 4 है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, आप जो ऑक्सीजन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया,
तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे भी 4 है, ठीक है। और अगर आप बात करें आयरन की तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं रिएक्टेंट की साइड, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ये, तो 3 आयरन यहाँ पे है, 3 ही आयरन यहाँ पे है, और 4 ऑक्सीजन के आपके यहाँ पे, तो 4 ही आइटम्स यहाँ पे है, तो होगी बैलेंस। तो ये आपकी क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो सेम आपको जो बाकी बची ये वाली, ये और ये बाकी सारी, ये भी आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आप टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की, कि जो रिएक्शंस आपकी उनके टाइप्स। तो आपके बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ने इस चैप्टर में आपने। तो सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर डिकम्पोजिशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ठीक है। उसके बाद इसमें 2 टॉपिक और हैं, कोरोजन और रेंसिडिटी, फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप सबसे पहली बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की, तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, नाम से पता चल रहा है कि कोई चीज़ कंबाइन होगी। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे, एक सिंगल सब्सटेंस बना दे, कि ए और ए अलग था, बी अलग था, 2 रिएक्टेंट थे, दोनों मिलकर ने क्या कर दिया, एक ही प्रोडक्ट बना दिया, कंबाइन हो गए, तो उसको आपने क्या बोल दिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल पे देखो, जैसे 2 Mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO, बिल्कुल सही बात है। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2, ये भी बिल्कुल सही है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स CaOH की होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल सही है। तो ये क्या आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक ही सब्सटेंस आगे बनाते हैं, एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें एक आपका ये बॉक्स दे रखा है, जिसमें इंपॉर्टेंट लाइंस लिख रखी है, जो कि पेपर में डायरेक्ट पूछी जाती है। ये बॉक्स आपका एनसीईआरटी में भी है। इसमें क्या लिख रखा है, ए सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल, कि जो स्लेक्ट लाइम आपका ये सोल्यूशन बना है, इसको आप किस में यूज करते हैं, वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स के अंदर। जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये स्लोली रिएक्ट करता है किसके साथ, CO2 के साथ आपका, और क्या बना देगा, आपका ये बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट, कि आपका जो CaOH की होल ट्वाइस है, ये क्या करेगा, ये आपका थोड़ा सा रिएक्ट करेगा आराम आराम से CO2 के साथ में, और ये फिर क्या बना देता है, CaCO3 बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, ये रिएक्शन हो जाती है। जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो 2-3 दिन के बाद बनता है वाइट वॉशिंग के, और जैसे ही आपका एक कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, तो ये आपका क्या करता है, जो वॉल्स है उसको शाइनी फिनिश देता है, क्या देता है, शाइनी फिनिश, ठीक है। तो आपका जो मार्बल है, मार्बल का फॉर्मूला भी क्या होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल के अंदर क्या यूज होता है, कौन सा सोल्यूशन यूज होता है, या फिर 2-3 दिन के बाद वाइट वॉशिंग के जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो किसके साथ रिएक्ट कर लेता है और क्या बना देता है, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। फिर दूसरी रिएक्शन इसके अंदर आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बिल्कुल अपोजिट, जिसमें क्या होगा, एक कंपाउंड होगा, वो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस के अंदर टूट जाएगा। एक कंपाउंड एक बड़ा सब्सटेंस है, वो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में टूट जाता है। कॉम्बिनेशन में क्या होता था, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक ही सब्सटेंस बनाते थे, आगे प्रोडक्ट बनाते थे एक ही। इसमें क्या उल्टा है, इसमें एक सब्सटेंस है, वो 2 या 2 से ज़्यादा छोटे छोटे सब्सटेंस में टूट जाता है। जैसे कि एक ही सब्सटेंस था, एक ही रिएक्टेंट था, जो कि क्या हो गया आपका, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है। अब इनको तोड़ने का काम कौन करता है, जो आपका रिएक्टेंट में एक ही था आपका ये कंपाउंड, इसको तोड़ने का काम कौन करेगा, इसको तोड़ने का काम करेंगे हीट, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी। हीट, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि ये कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा छोटे छोटे कंपाउंड में टूट जाए। अब इन तीनों के बेस पे, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे, ये आपकी रिएक्शन 3 टाइप की होती है। तो वो देखो भी कौन सी टाइप की होती है। सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन, ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि हीट की वजह से होती है, उसको आप बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब जो सब्सटेंस तोड़ा है उसमें हीट का रोल हो मेन, जैसे कि Na2CO3 है, Na2CO3 को क्या किया अपन ने, हीट कर दिया, तो ये टूट गया, तो Na2O प्लस CO2 में टूट गया। सेम ऐसे CaCO3 था,
इसको अपन हीट किया तो ये CaO और CO2 टूट गया। FeSO4 था, इसमें हीट प्रोवाइड करी तो ये भी टूट गया आपका Fe2O3 SO3 और SO2 में। ठीक है, सेम ऐसी लेड नाइट्रेट था आपका PbNO3 के वोल्ट वाइज, इसके अंदर अपन हीट प्रोवाइड करी तो ये भी आपका टूट गया PbO NO2 और O2 गैस में। अब जो CaCO3 टूटा था, इसका अपन एक नाम तो अभी देखा था पिछली स्लाइड में, जिसको मार्बल नाम से भी जाना जाता है, और इसके नाम क्या है, लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं, मार्बल के नाम से, चौक के नाम से, एगशेल और कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसके अलग अलग नाम है। क्या आपसे पूछ ले कि लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे उस टाइम, तो आपको सारे के सारे नाम याद करने पड़ेंगे। और जैसे FeSO4 था, FeSO4 का कलर होता है ग्रीन कलर का, तो FeSO4 जब टूटेगा तो इसका ग्रीन कलर किस में चेंज हो जाता है, ब्राउन कलर में। क्यों? क्योंकि Fe2O3 का ब्राउन कलर होता है, ये बन जाता है। तो क्वेश्चन आता है कई बार कि आपका जब आयरन सल्फेट ब्रेक होता है, टूटता है, तो कौन सी गैस रिलीज होती है, तो आपकी एक तो SO3 गैस रिलीज होती है, एक SO2 गैस रिलीज होती है। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कई बार, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला, तो PbNO3 की होल ट्वाइस। जो आपका BSc एग्रीकल्चर 6 ईयर का एंट्रेंस है, उसमें क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट। और एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि जब लेड नाइट्रेट डिकम्पोज होता है, टूटता है, तो उसके अंदर ब्राउन फ्यूम्स आती है, वो ब्राउन फ्यूम्स कौन सी गैस की आती है, वो आती है NO2 की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। ये ब्राउन कलर की फ्यूम्स होती है, इसके अंदर ब्राउन कलर होता है इसका। फिर तीसरी एक आपकी आती है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, या फिर इसको इलेक्ट्रोलिसिस बोल देते हैं, कि ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो। तो जैसे कि H2O है, वाटर, H2O के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे तो H2 अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा, मतलब डिकम्पोज हो जाएंगे ये। तो इसी को आप क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर एक आपका आता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, जिसको फोटोलिसिस भी बोल देते हैं। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है कि ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि किसकी वजह से होती है, सनलाइट की वजह से होती है। किसकी वजह से? सनलाइट की वजह से। जैसे कि AgCl है या फिर AgBr है, सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड। अगर इनके अंदर से सनलाइट पास होती है तो ये आपका सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग, सेम ऐसी सिल्वर अलग और Br2 ब्रोमीन अलग। और ये जो दोनों डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी AgCl और AgBr वाली है, ये किस में यूज होती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। किस में यूज होती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। उसके बाद आपकी अगली टाइप की रिएक्शन आती है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हीट की फॉर्म होती है मेनली। तो इसको याद रखने का क्या तरीका आपका, एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक में प्रोड्यूस होगी, तो एक्जो में क्या आ रहा है, थर्ड नंबर पे आपका O आ रहा है। सेम ऐसे ही आपका जो प्रोड्यूस अगर आप लिखते हो तो प्रोड्यूस में भी थर्ड नंबर पे O आता है। तो कई बार कन्फ्यूजन होती है कि कौन सी रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस होती है, कौन सी में अपने को देनी पड़ती है, एब्जॉर्ब होती है कौन सी में। तो थर्ड नंबर पे एक्जोथर्मिक में थर्ड नंबर पे आ रहा है, इसमें भी थर्ड नंबर पे आ रहा है, तो आराम से याद कर सकते हो इसको। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जैसे कि Mg है, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो MgO बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हीट एनर्जी रिलीज होगी। सेम ऐसे ही CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, उसने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी आपका क्या है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है। और अगर इसकी अगर और एग्जांपल्स की बात करें तो रेस्पिरेशन इसका एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। कि रेस्पिरेशन के अंदर आपका क्या होता है, एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं। एरोबिक में 38 ATP एनर्जी के निकलते हैं और अनएरोबिक में 2 ATP निकलते हैं, तो वहाँ भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो रेस्पिरेशन कैसी रिएक्शन होती है आपकी, एक्सोथर्मिक। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस की जो नेचुरल गैस होती है उसके अंदर भी आपका क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होते हैं, जब उनको आप बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो भी एनर्जी रिलीज होगी। या फिर डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, कि जब आप कंपोस्ट बनाते हैं वहाँ पे भी टेम्परेचर आपका ज़्यादा हो जाता है उस जगह का, तो वो भी आपकी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर एक अला आपका आता है जो आज की लास्ट रिएक्शन अब आप पढ़ेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, जिसमें अपने एनर्जी देनी पड़ेगी तभी जाके आगे वो रिएक्शन प्रोसीड करेगी। अगर आपने एनर्जी नहीं दी तो रिएक्शन नहीं होगी वो। तो ऐसे रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन।
जैसे कि आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखा था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अपने को हीट, सनलाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से वहाँ पे तोड़ना पड़ता है, वो यानी वो एनर्जी देनी पड़ती है, तभी वो रिएक्शन होती है, अदरवाइज नहीं होती। तो जैसे इसमें एग्जांपल है CaCO3, जब इसको अपन हीट करते हैं तो CaO में टूट जाता है, साथ में CO2 में, तो यहाँ पे अपने को हीट एनर्जी देनी पड़ी, तो भी रिएक्शन हुई है। H2O, इसमें इलेक्ट्रिसिटी अपने को देनी पड़ी, या जो सिल्वर क्लोराइड था, सिल्वर ब्रोमाइड था, उसमें भी अपने को सनलाइट देनी पड़ती है। एक रिएक्शन ये है कि N2 प्लस O2, N2 अगर O2 रिएक्ट तभी करेंगे जब वहाँ पे आप हीट एनर्जी देंगे, अगर हीट एनर्जी अपनी नहीं दी तो NO नहीं बन सकता। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर अपने को क्या करना पड़ता है, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इसमें। अब एंडोथर्मिक में, एंडो में 4th नंबर पे आ रहा है, एब्जॉर्ब में भी 4th नंबर पे आ रहा है, तो हो जाएगा याद। एक्सोथर्मिक में प्रोड्यूस होती है, एंडोथर्मिक एब्जॉर्ब होती है। तो जो मोस्टली डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, मोस्टली, सारी की सारी नहीं, मोस्टली ज्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी कैसी होती है, एंडोथर्मिक होती है। और मोस्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ज्यादातर, वो सारी, जो ज्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, और ज्यादातर आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी कैसी होती है, एंडोथर्मिक। मैंने मोस्टली बोला, सारी नहीं बोला, याद रखना ये बात। तो फोटोसिंथेसिस आपकी कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है? ये आपकी होगी एंडोथर्मिक, क्योंकि फोटोसिंथेसिस सनलाइट के बिना नहीं होती, तो फोटोसिंथेसिस में अपने को सनलाइट प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो फोटोसिंथेसिस कैसी रिएक्शन आपकी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। तो आज का लेक्चर यहीं तक ही है, अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।